हेलो 10th क्लास। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका पार्ट 1 हमने समझ लिया है। आज हम सेकंड पार्ट समझेंगे। पार्ट 1 में आपके नेल्सन मंडेला जो शपथ लेते हैं और शपथ के बाद जो भाषण देते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे समझेंगे। A few moments later we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. शपथ ग्रहण समारोह में नेल्सन मंडेला का जो भाषण होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसी समय की बात कह रहे हैं। आ फ्यू मोमेंट्स लेटर के हमने कुछ क्षण बाद ही या कुछ समय पश्चात ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने अपनी आँखें या निगाहें ऊपर को उठाई यानी ऊपर की ओर देखा। इन ओ यानी आश्चर्य में। एज अ स्पेक्टिकल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे ही साउथ अफ्रीकन जेट्स ने भव्य प्रदर्शन किया। स्पेक्टिकल एरे का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है इम्प्रेसिव डिस्प्ले, भव्य प्रदर्शन। साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, इन सभी का मिला जुला वहाँ पे भव्य प्रदर्शन होता है। रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था वहाँ से ये सभी के सभी गर्जना करते हुए, तेज आवाज करते हुए, परफेक्ट फॉर्मेशन यानी जो संरचना, परफेक्ट संरचना उन्हें बनानी थी, जो आकार उन्हें देना था, उस आकार में गरजते हुए वहां से गुजरे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। ये केवल वहाँ की जो सेना थी उसका परिशुद्ध प्रदर्शन अकेला नहीं था, पिन पॉइंट प्रिसीशन अकेला नहीं था, बल्कि ये क्या था, मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की, सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। किसके प्रति? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और उस सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति भी इस सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। यहाँ पे जो जेट्स और ये सब की बात कही जा रही है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो हमारे यहाँ जब भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस समय भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। यानी कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब इस तरह से शपथ लेते हैं तो आमतौर पे उनको सलामी देने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। तो वही प्रदर्शन इनके समय पर भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि वो नए सरकार के प्रति कितने वफादार हैं या उनको सलाम कर रहे हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले तक हाईएस्ट जनरल्स यानी उच्च अधिकारी ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस यानी साउथ अफ्रीका की सेना के, फोर्स के और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, दियर चेयर्स वेडेक विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिनकी छाती रिबन्स और मेडल्स से सजी हुई थी। जो भी उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने रैंक के अनुसार मेडल्स लगाते हैं, अपने रैंक के अनुसार ही रिबन्स लगाते हैं। तो उनकी छाती, जो यूनिफॉर्म वो पहने होते हैं उस पर लगे होते हैं, तो उसकी बात यहाँ की जा रही है कि छाती उनकी इन तमकों से सजी हुई है। फ्रॉम डेज गोन बाय saluted me and pledged
देयर लॉयल्टी। उन्होंने मुझे सलाम किया और मेरे प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा ली। प्लेज यानी प्रतिज्ञा लेना, लॉयल्टी यानी वफादारी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं इस बात के प्रति भी जागरूक हूँ कि, भूला नहीं हूँ मैं उस बात को। द फैक्ट दैट, इस बात को, सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले तक, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। यानी अगर इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले की बात की जाए और इन अधिकारियों की बात की जाए, तो अगर ये राष्ट्रपति नहीं होते, पुराने समय की बात होती, कुछ साल पहले की बात होती, तो इन अधिकारियों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट नहीं किया होता बल्कि अरेस्ट किया होता, क्योंकि वो जेल में थे अभी तक। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में जो इम्पाला जेट्स थे उन्होंने शेवरन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है भी आकार, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ भी आकार में इम्पाला जेट्स ने अंत में भी आकार में साउथ अफ्रीका के फ्लैग के ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू इन कलरों का धुआं छोड़ा। हमारे यहाँ भी गणतंत्र दिवस के समय पे जब 26 जनवरी को परेड वगैरह होती है, तो यहाँ पे तिरंगे के कलर के जो रंग हैं वो हमारे जेट विमान जो होते हैं वो भी छोड़ते हैं। तो ये एक परंपरा है उस समय कि किसी भी देश का जो फ्लैग होता है उस रंग के धुएं को ये जेट छोड़ते हैं, यानी कि आकाश में या आसमान में ये धुएं के रंग से अपने देश का झंडा बनाते हैं। द डेज वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। सिम्बोलाइज्ड यानी प्रतीक। नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड, ये जो दिन था वो मेरे लिए एक प्रतीक बन गया या यादगार बन गया, क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगान गाए गए, इसलिए भी उनका दिन क्या हुआ, ये यादगार दिन रहा। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो 2 राष्ट्रगान की बात की जा रही है, तो जो वाइट लोग थे, श्वेत लोग थे, उन्होंने नकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका नेशनल एंथम गाया और ब्लैक लोगों ने डाई स्टेम, जो कि उनका पुराना रिपब्लिक एंथम था, उसको गाया। उनके गणतंत्र का पुराना एंथम था ये। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन किसी भी ग्रुप को, यानी ना तो श्वेत लोगों को और ना अश्वेत लोगों को, इस राष्ट्रगान की धुनें याद थीं, मालूम थी। किसी को भी धुन मालूम नहीं थी, किसी को भी शब्द मालूम नहीं थे। दे वंस डिस्पाइट, क्यों याद नहीं थी, क्योंकि पहले वो इस चीज़ से घृणा किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला को उम्मीद है कि ये सब कुछ वो जल्दी ही अपने मन से, हृदय से अपना लेंगे, क्योंकि ये अब उनका राष्ट्रगान बन चुका है और राष्ट्रगान गाना किसी के लिए भी एक सम्मान की बात होती है, तो लोग बाग इसको क्या करेंगे, बहुत मन से अपनाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, ऑन द डे, आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड कहते हैं किसी चीज़ से ओतप्रोत होना, अभिभूत होना।
अत्यधिक प्रसन्न होना। तो जो उद्घाटन समारोह चल रहा है उस समय वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने देश के इतिहास की चेतना से अभिभूत था, क्योंकि ये हमारा एक मानव स्वभाव है। जब कभी भी हमें अपनी सबसे बड़ी खुशी मिलती है तो उस समय हमें हमारे बुरे दिन भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया, कितने संघर्ष के बाद हमारे दिन अच्छे आए हैं। तो उसी तरह से नेल्सन मंडेला के साथ में भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उद्घाटन वाले दिन मुझे अपनी इतिहास देश की जो थी वो ध्यान आई और उसको ध्यान करके मैं उस समय अभिभूत हो रहा था, भाव विभोर हो रहा था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, in the first decade of the 20th century यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, डिकेड कहते हैं 10 वर्षों की अवधि को यानी दशक। 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे 1900 से लेकर के 1910 तक की अवधि, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिकेड की बात हो रही है। तो 1900 से 1910 की अवधि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। और जो एंग्लो बोअर वार हुआ है उसके कुछ वर्षों बाद, एंग्लो बोअर वार जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जिक्र कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों और वहाँ के मूल निवासी, साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, उनके बीच में बहुत बड़ा संग्राम या बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोग थे उन्होंने अपने आपसी मतभेदों को समाप्त कर लिया था। डिफरेंसेस यानी मतभेद, पैच्ड अप यानी सुलझा लेना, समाप्त कर लेना। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और ऐसा सिस्टम रेशियल डोमिनेशन यानी नस्लीय भेद का ऐसा सिस्टम, ऐसा ढांचा खड़ा कर लिया था जो अपने ही देश के काले लोगों के खिलाफ था। The structure they created formed the basis one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और जो उन्होंने स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा किया था, जो संरचना सिस्टम उन्होंने बनाया था, क्रिएट की थी, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कठोर और सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का निर्माण था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यहाँ पे शुरुआत होती है प्रथम दशक से, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से शुरुआत होती है और यहाँ पे 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, यानी कि देखा जाए तो पूरे 100 साल बीत गए। ठीक है, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा 8वां दशक मनुष्य के रूप में, मेरा 8वां दशक मनुष्य के रूप में का आशय ये कि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में 8 दशक देख लिए हैं, यानी वो लगभग 80 साल के हो चुके हैं। उन्होंने आधा जीवन संघर्ष करते हुए निकाला और आधा जीवन जेल में गुजारा। That system had been overturned forever। उस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया। जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रारंभ हुआ था, उस सिस्टम को 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हमेशा के लिए चेंज कर दिए गए। ओवरटर्न यानी बदल देना, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस्ड कर दिया गया, उसकी जगह पे दूसरा
सिस्टम लागू कर दिया गया। कौन सा? बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। जो किसी मनुष्य के स्किन के कलर के आधार पर नहीं था, बल्कि उसके अधिकार और स्वतंत्रता के आधार पर उसकी पहचान थी। यानी उस सिस्टम को अब पूरी तरह से बदल दिया गया था, जो रंग भेद की नीति को लागू करते थे या रंग भेद की नीति पर आधारित था। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो दिन आया था, ये कैसे आया? ये मेरे हजारों अकल्पनीय लोगों के बलिदान के बलबूते पर आया। हजारों लोगों ने इस दिन के लिए बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ऐसे लोगों की पीड़ा और साहस को कभी भी न गिना जा सकता है और न ही उसके लिए मूल्य चुकाया जा सकता है और न उनका कर्ज चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन ये महसूस किया जैसा कि मैंने कई बार पहले भी महसूस किया था। मैं उन सभी देशभक्तों का अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं सभी उन अफ्रीकन देशभक्तों का निचोड़ हूँ जो हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए। यानी कि जिन लोगों ने नेल्सन मंडेला से पहले अपने देश के लिए बलिदान दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वह लंबी और पावन पंक्ति खत्म हो चुकी और अब मुझसे नई शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे दुख है कि मैं ऐसे लोगों का धन्यवाद भी अदा नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट। और वे लोग भी आज असमर्थ हैं ये देखने के लिए कि उनके बलिदान ने, उनकी कुर्बानियों ने क्या नतीजा दिया या उनके बलिदान से हमने क्या पाया है। यानी जिन लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया वो आज ये देखने के लिए मौजूद नहीं है कि उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज ये दिन आया है कि इन सबको स्वतंत्रता मिली है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इस रंग भेद की नीति ने मेरे देशवासियों और मेरे देश को बहुत गहरे और कभी न समाप्त होने वाले जख्म दिए हैं। डीप यानी गहरे और लास्टिंग बाउंड यानी जो कभी ना खत्म हो ना समाप्त होने वाले जख्म। बाउंड कहते हैं घाव या जख्म। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक को शताब्दियां गुजर जाएंगी, कई साल गुजर जाएंगे। रिकवरिंग इफ नॉट जनरेशंस यानी पीढ़ियां नहीं तो कई साल गुजर जाएंगे इस घाव को भरने के लिए। ये जो गहरे जख्म दिए हैं इन जख्मों को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड another unintended effect।
लेकिन जो दशकों से ये शोषण, उत्पीड़न और क्रूरता भरी जो रंगभेद नीति चली आ रही थी, इसका एक अनायास प्रभाव जो हुआ वो यह था दैट इट प्रोड्यूस द, उसका अनायास प्रभाव ये भी था, यानी कि जो रंगभेद की नीति के तहत अफ्रीकियों का, अश्वेत लोगों का शोषण किया जा रहा था, उनके साथ क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा था, उसका ही परिणाम था कि लोग बाग उसके विरोध में आए। जब भी इस तरह का शोषण होता है तो उसका विरोध करने वाले भी पैदा होते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका अनायास प्रभाव ये हुआ दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टाम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम। वो अपने समय के नेताओं के नाम गिना रहे हैं। नेल्सन मंडेला से पहले इन नेताओं ने वहाँ के ऑपरेशन और ब्रूटिलिटी के खिलाफ संघर्ष किया और अपना देश के लिए बलिदान दिया। यहाँ पे आपके इन नेताओं की तस्वीर दी जा रही है जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े। ये 6 नेताओं के जो नाम दिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं ये इनकी रंग भेद नीति का ही परिणाम था कि हमारे बीच में ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस रंग भेद की नीति का सामना किया या कहें कि इसके खिलाफ वो लड़े, कि ऐसे प्रभावशाली नेता उत्पन्न हुए इस नीति के कारण। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। इनका असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और जो उदारता थी, ऐसे लोग शायद ही अब नेवर बी नोन अगेन, शायद ही अब ऐसे लोग पैदा हों या शायद ही अब ऐसे लोग दोबारा मिलें। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। शायद ही ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व होने के लिए उनका उस गहराई तक, सीमा तक, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, उस गहराई या सीमा तक उत्पीड़न होना जरूरी हो। यानी कि जितना ज़्यादा शोषण किया जाता है, जब किसी पर बहुत ज़्यादा बीतती है तो लोग बाग उसके विरोध के लिए उतने ही ज़्यादा आगे आते हैं, उतने ही साहस वाले नेता फिर पैदा भी होते हैं, उसका विरोध करने के लिए लोग बाग खड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इस तरह के जो नेता पैदा हुए तो क्यों हुए, शायद उनके साथ में जो शोषण किया गया, जो उनको उत्पीड़ना दी गई, उतनी उत्पीड़ना अब न तो किसी को मिलेगी कि ऐसे लोग पैदा हों। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल। वो कह रहे हैं आगे नेल्सन मंडेला, माई कंट्री इज रिच इन मिनरल, मेरा जो देश है वो मिनरल्स में, बहुमूल्य पत्थरों, जेम्स और कीमती धातुओं से भरा हुआ है। बीनीथ इट्स सोल्स, इसके धरती में, इसकी मिट्टी में बहुमूल्य मिनरल्स हैं और जेम्स हैं। आपको अगर पता हो, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानें साउथ अफ्रीका में हैं। तो यहाँ पे बहुमूल्य रत्न हैं। उनका कहना ये है कि मेरे देश में बहुमूल्य रत्न हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स
पीपल, लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि मेरे देश के लोग बाग बहुमूल्य हैं। यानी वो ये जो धातुएं और पत्थर बहुमूल्य जो ज़मीन के नीचे हैं, वहाँ की मिट्टी में दबे हुए हैं, उन्हें बहुमूल्य नहीं मान रहे हैं, वो लोगों को बहुमूल्य मान रहे हैं। ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, यहाँ के लोग ही मेरा सबसे बड़ा धन है, बहुमूल्य हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और कैसे लोग? जो लोग शुद्ध, ट्रू, प्योरेस्ट, जो लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। डायमंड यानी हीरा, जो लोग सच्चे हीरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। इस संघर्ष में, यानी जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस संघर्ष में वो अपने साथियों के साथ, कॉमरेड्स कहते हैं साथी, साथियों के साथ में उन्होंने जो संघर्ष किया, उनसे उन्होंने ये करेज या उनसे ये साहस सीखा। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी इस संघर्ष में ये मेरे साथी ही थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, के मैंने उनसे साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। समय के साथ साथ, टाइम एंड अगेन, समय के साथ साथ मैंने देखा कि स्त्री और पुरुष किस तरह से अपने विचारों के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थे। किस चीज़ के लिए? एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए कि उन्हें रंग भेद की नीति के खिलाफ युद्ध लड़ना है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ये देखा कि पुरुषों ने किस तरह से अपने ऊपर आक्रमण सहे और अत्याचारों से टूटे नहीं। टॉर्चर यानी अत्याचार, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए अत्याचार सहे। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत दिखाई। एंड रेजिलियंस दैट डिफाइस ऑफ इमेजिनेशन, और जो उन्होंने अत्याचारों का जो अत्याचारों को सहन करने की ताकत दिखाई। रेजिलेंस का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, द एबिलिटी ऑफ डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, यानी किसी भी तरह का अत्याचार, परेशानियों को सहन कर लेना। तो जो उनमें अत्याचारों को सहन करने की ताकत थी, जो ताकत उन्होंने दिखाई, ये ताकत कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मैंने मैंने ये सीखा या देखा कि साहस का मतलब भय का अभाव नहीं होता। अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस यानी किसी चीज़ की अनुपस्थिति होना, फियर यानी डर। तो डर का ना होना साहस नहीं होता। बट द ट्रम्प ऑफ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ये जो दो लाइनें हैं, ये बहुत अच्छी लाइनें कहीं जा रही हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी वीर
या बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है, फील अफ्रेड, बट ही हु कंकरर्स दैट फियर, बल्कि साहस या साहसी व्यक्ति वह है जो इस डर पर विजय पा लेता है। बच्चों, आपने कभी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखे हों तो एक ड्यू का ऐड आता है, डर के आगे जीत है, जो अधिकतर ऋतिक रोशन का आता है कि डर के आगे जीत है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कुछ मिलती जुलती ही बात कही जा रही है कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर पर विजय प्राप्त पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा पैदा नहीं होता जो स्किन के रंग के आधार पर दूसरे व्यक्ति से क्या करे, नफरत करे। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म से, किसी बैकग्राउंड से, यानी वो उसकी पृष्ठभूमि से नफरत करे। जन्म से कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग बाग नफरत करना सीखते हैं, सीखना पड़ता है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्यों उन्हें प्यार करना सिखाया भी जा सकता है? क्योंकि ये एक स्वाभाविक है। जब कोई इंसान नफरत कर सकता है तो उसके मन में प्यार भी पैदा किया जा सकता है, क्योंकि ये विज्ञान का ही नियम है कि क्रिया के अपोजिट हमेशा प्रतिक्रिया भी होती है। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव हृदय में प्रेम इसके विपरीत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से पनपता है। इवन इन द, ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि बचपन से ही बच्चों को दूसरों से प्यार करना सिखाया जाता है। हर बात में माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति बच्चों को शुरुआत से ही, जब बच्चा बोलना नहीं जानता तब माँ की गोद में होता है तो वो उस समय प्यार को ही अनुभव कर पाता है। नफरत करना बाद में सीखते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पे, यानी नफरत करना उन्हें सिखाया जाता है। परिस्थितियों के कारण क्या होता है, नफरत करना सीखते हैं, जबकि जो प्यार है, स्नेह है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इवन इन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी जेल में गुजारे गए मेरे खराब समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे, पुश्ड टू आवर लिमिट्स का यहाँ मीनिंग दिया जा रहा है पुट टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी सहन करने की सीमा तक यातना देना, या साधारण से शब्दों में कहें कि अत्यधिक यातनाएं देना।
जेल में बिताए गए खराब समय में भी, जब मुझे और मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गईं। I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मैंने एक गार्ड में मानवता का कुछ अंश, कुछ भाव देखा। ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और शायद सिर्फ एक क्षण के लिए। बट इट वाज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन ये मुझे सांत्वना देने के लिए काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे प्रेरित करने के लिए भी काफ़ी था। मेन्स गॉडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मेन्स गुडनेस यानी मानव की अच्छाई, इज अ फ्लेम एक ज्वाला के समान है, दैट कैन बी हिडन जो छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती। इसके बाद फिर से आपके ओरल कम्प्रीहेंशन चेक आ रहे हैं, तो हम आज जो है लेसन यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे का अगले पार्ट में समझेंगे।